क्या अद्भुत शीर्षक है। चोर की दाढ़ी में तिनका सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ का प्रतीक है। इस साधारण से शब्दों की एक विस्तृत रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी में बदलना एक शानदार अनुभव होगा। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं, जहां एक चोरी पूरे मुगल सल्तनत की नींद हिलाने का खतरा पैदा कर देती है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अध्याय एक अनमोल अमानत और एक गहरा साया। आगरा का लाल किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ खड़ा था, मुगलिया सल्तनत की ताकत और समृद्धि का जीता जागता सबूत। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए यह सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि उनके सपनों का केंद्र था, जहां से वह एक विशाल और एकजुट हिंदुस्तान का ख्वाब देखते थे। उन दिनों दरबार में एक विशेष हलचल थी। आमेर के राजपूत राजा भारमल के साथ एक महत्वपूर्ण संधि अपने अंतिम चरण में थी। यह संधि केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं, बल्कि दो अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के बीच विश्वास का एक पुल बनाने की अकबर की दूरदर्शी नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस संधि को अंतिम रूप देने के लिए अकबर ने अपनी सबसे कीमती व्यक्तिगत वस्तुओं में से एक, अपनी शाही मुहर रॉयल सिग्नेट रिंग का उपयोग करने का फैसला किया था। यह कोई साधारण मुहर नहीं थी। पन्ने एमरल्ड के एक बड़े बेदाग टुकड़े पर अकबर का नाम और शाही प्रतीक इतनी बारीकी से उकेरा गया था कि उसे दोहराना लगभग नामुमकिन था। यह अंगूठी सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि शहंशाह के अधिकार का प्रतीक थी। इसके बिना जारी किया गया कोई भी फरमान अधूरा माना जाता था। इसकी कीमत सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस शक्ति में थी जो यह अपने धारक को देती थी। संधि से एक रात पहले अकबर अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में टहल रहे थे। उन्होंने वह कीमती अंगूठी मखमल के एक छोटे बक्से में रखी और उसे अपने बिस्तर के पास एक सुरक्षित संदूकची में बंद कर दिया। उस कक्ष में केवल उनके सबसे भरोसेमंद हिजड़ा प्रहरी और कुछ विशेष सेवकों को ही आने की इजाजत थी। अगली सुबह जब दीवाने खास में संधि पर हस्ताक्षर होने थे, अकबर ने संदूकची खोली। उनका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। बक्सा खाली था, शाही मुहर गायब थी। एक पल के लिए शहंशाह को लगा कि यह कोई बुरा सपना है, लेकिन खाली बक्सा एक कड़वी सच्चाई की तरह उन्हें घूर रहा था। उनके कक्ष से, उनके बिस्तर के पास से शाही मुहर का चोरी हो जाना केवल एक चोरी नहीं थी। यह शहंशाह के अधिकार पर, उनकी सुरक्षा पर और उनकी इज्जत पर एक सीधा हमला था। खबर जंगल की आग की तरह फैली। पूरे किले में हड़कंप मच गया। शाही सुरक्षा के प्रमुख दारोगा आजम मीर कासिम अपने सैनिकों के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा। मीर कासिम एक लंबा चौड़ा रौबदार पठान था, जो अपनी वफादारी और क्रूरता दोनों के लिए जाना जाता था। वह दरबार में बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से मन ही मन जलता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक मस्खरा कवि सल्तनत के मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। मीर कासिम ने तुरंत जांच शुरू कर दी। उसने ख्वाबगाह के सभी सेवकों और प्रहरियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे बेरहमी से पूछताछ शुरू कर दी। किले के हर कोने की तलाशी ली जाने लगी, लेकिन अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। ताला तोड़ा नहीं गया था, कोई बाहरी घुसपैठ के निशान नहीं थे। यह साफ था, चोर कोई बाहरी नहीं, बल्कि किले के अंदर का ही कोई भेदी था। कोई ऐसा जिसे शहंशाह के कक्ष तक पहुंचने की इजाजत थी। अध्याय 2 बीरबल का आगमन और शांत अवलोकन। 2 दिन बीत गए। मीर कासिम की क्रूर पूछताछ से कई बेगुनाह सेवक लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन नतीजा सिफर था। आमेर के राजदूत चिंतित थे और संधि पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। अकबर का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी अपनी सल्तनत में उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है।
अंत में हताश होकर उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और सलाहकार को याद किया। राजा बीरबल को फौरन पेश किया जाए, अकबर ने गरजते हुए हुक्म दिया। जब बीरबल दरबार में दाखिल हुए तो माहौल तनावपूर्ण था। मीर कासिम अपनी तथाकथित जांच की रिपोर्ट पेश कर रहा था, जिसमें वह बाहरी दुश्मनों और राजपूतों के किसी जासूस पर शक जता रहा था ताकि मामले को और उलझा सके। बीरबल ने शांति से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने अकबर से ख्वाबगाह का मुआयना करने की इजाजत मांगी। मीर कासिम ने तंज कसा, जब तलवारें और ताकत नाकाम हो गई तो अब कवि की कल्पना काम आएगी। बीरबल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और ख्वाबगाह में दाखिल हुए। उन्होंने मीर कासिम की तरह हर चीज को उलट पुलट नहीं किया। उन्होंने शांति से कमरे का चक्कर लगाया, अपनी तेज आंखों से हर छोटी बड़ी चीज का अवलोकन किया। उन्होंने कालीन के रेशों को देखा, खिड़की पर जमी धूल को परखा और उस संदूकची की बनावट को समझा। फिर उन्होंने उन सभी लोगों की सूची मांगी जो पिछले 2 दिनों में शहंशाह के करीब आए थे। सूची लंबी थी, जिसमें नवरत्नों से लेकर बड़े बड़े मंत्री, सेनापति और अमीर शामिल थे। बीरबल अकबर के पास लौटे। जहां पनाह उन्होंने कहा, चोर कोई छोटा मोटा सेवक नहीं है। वह बहुत चालाक, साहसी और ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति है। वह कोई ऐसा है जो जानता था कि यह मुहर कितनी कीमती है और इसके गायब होने से सल्तनत में क्या भूचाल आ सकता है। वह हम सबके बीच में ही मौजूद है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अब हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। अध्याय 3 मनोविज्ञान का खेल। बीरबल जानते थे कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से ही पकड़ा जा सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वे चोर को खुद अपना गुनाह कबूल करने पर मजबूर करेंगे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। जहां पनाह, मैंने बहुत सोचा और मुझे इस चोरी का हल मिल गया है। यह चोरी किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक जिन्न ने की है जो इस किले में कहीं छिपा है। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मीर कासिम जोर से हंसा। राजा बीरबल, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। जिन्न और परियों की कहानियां बच्चों को सुनाइए। बीरबल मुस्कुराए। मीर कासिम, कभी कभी जो आंखें नहीं देख पाती उसे महसूस करना पड़ता है। मेरे एक पहुंचे हुए फकीर मित्र हैं। उन्होंने मुझे एक जादुई छड़ी दी है। यह छड़ी साधारण लकड़ी की दिखती है, लेकिन इसमें चोर को पहचानने की शक्ति है। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी सबको दिखाई। यह न्याय की छड़ी है। आज रात मैं उन सभी संदिग्धों को एक एक छड़ी दूंगा जो उस दिन शहंशाह के करीब थे। वे सब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाएंगे। कल सुबह जब वे दरबार में लौटेंगे तो जो असली चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में ठीक 1 इंच लंबी हो जाएगी। यह सुनकर दरबार में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग जो अंधविश्वासी थे डर गए। कुछ जो तर्कवादी थे जैसे मीर कासिम इसे बीरबल का एक और मजाक समझकर हंसने लगे। अकबर भी उलझन में थे, लेकिन उन्हें बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने योजना को मंजूरी दे दी। शाम को बीरबल ने सूची में शामिल सभी दरबारियों को, जिसमें मीर कासिम भी शामिल था, बिल्कुल एक ही लंबाई की एक एक छड़ी दी और उन्हें कल सुबह दरबार में लाने का आदेश दिया। अध्याय 4 सबसे लंबी रात और एक छोटी सी भूल। उस रात आगरा के कई आलीशान घरों में बेचैनी थी। जिन लोगों का इस चोरी से कोई लेना देना नहीं था, वे अपनी छड़ी को एक तरफ रखकर आराम से सो गए। उन्हें पता था कि वे निर्दोष हैं और लकड़ी की छड़ी अपने आप लंबी नहीं हो सकती। लेकिन एक घर में कोई सो नहीं पाया।
वह था असली चोर का घर। चोर जो कोई और नहीं बल्कि खुद मीर कासिम ही था, अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहा था। उसने यह चोरी बीरबल को नीचा दिखाने और शहंशाह के मन में राजपूतों के खिलाफ शक पैदा करने के लिए की थी। उसे लगा था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वह बीरबल की जादुई छड़ी वाली बात पर हंसा। क्या बेवकूफी है, लकड़ी कैसे बढ़ सकती है? वह जानता था कि यह एक चाल है, लेकिन फिर उसके मन में एक दूसरा विचार आया। लेकिन अगर बीरबल ने सच में कोई जादू टोना कर दिया हो, अगर छड़ी सच में 1 इंच बढ़ गई तो? उसका तर्कवादी दिमाग कह रहा था कि यह असंभव है, लेकिन उसका चोर मन, उसका दोषी ज़मीर उसे डरा रहा था। वह सोच में पड़ गया, अगर मैं कल यही छड़ी लेकर दरबार में गया और यह 1 इंच लंबी निकली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। बीरबल की जीत हो जाएगी और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके चालाक दिमाग ने एक रास्ता निकाला। क्यों न मैं इस छड़ी को पहले से ही 1 इंच छोटा कर दूं? अगर यह रात में 1 इंच बढ़ती भी है तो सुबह इसकी लंबाई बाकी सबकी छड़ियों के बराबर ही होगी। मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। बीरबल की चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। अपनी इस चतुराई पर वह मन ही मन मुस्कुराया। उसने एक आरी ली और बड़ी सावधानी से अपनी छड़ी को नीचे से ठीक 1 इंच काट दिया। फिर वह छड़ी को अपने बिस्तर के पास रखकर एक विजी मुस्कान के साथ सो गया, यह सोचकर कि उसने बीरबल को मात दे दी है। अध्याय 5 न्याय की छड़ी और एक छोटा सा सच। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर किसी की नजरें उन दरबारियों पर थीं जिनके हाथों में लकड़ी की छड़ियां थीं। बीरबल के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। एक एक करके सभी दरबारी अपनी छड़ी के साथ आगे आए। बीरबल ने हर छड़ी को एक नापने वाले पैमाने के पास रखा। सबकी छड़ियां बराबर थीं। जब मीर कासिम की बारी आई तो वह बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी छड़ी बीरबल को थमा दी। उसके चेहरे पर एक विजयी भाव था, जैसे कह रहा हो, देखा, मैं निर्दोष हूं। तभी बीरबल ने अपना आखिरी और सबसे घातक पासा फेंका। उन्होंने अपनी जगह से उठकर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए अपनी आवाज को रहस्यमय और गंभीर बना लिया। शायद मीर कासिम सही कह रहे हैं, बीरबल ने कहा। उनकी आंखें मीर कासिम पर ही टिकी थीं। लेकिन वह फकीर जिन्होंने मुझे यह छड़ी दी थी, उन्होंने चोर की एक और पहचान बताई थी। एक ऐसी पहचान जो कभी झूठ नहीं बोल सकती। पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। बीरबल ने अपनी आवाज और धीमी करते हुए कहा, फकीर ने कहा था कि चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, जब वह चोरी जैसा घिनौना काम करता है तो उसके ज़मीर का एक छोटा सा टुकड़ा, एक अदृश्य तिनका, उसकी दाढ़ी में आकर अटक जाता है। उन्होंने एक पल का विराम लिया और फिर जोर से कहा, जो असली चोर है उसकी दाढ़ी में इस वक्त भी वह तिनका मौजूद है। यह एक तीर था जो सीधे अवचेतन मन पर चलाया गया था। यह सुनते ही दरबार में मौजूद लगभग सभी दाढ़ी वाले दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कुछ मुस्कुराए, कुछ ने इसे मजाक समझा। वे सब स्थिर रहे। लेकिन मीर कासिम, जो पहले से ही छड़ी वाली घटना से मनोवैज्ञानिक दबाव में था, जिसका ज़मीर उसे कचोट रहा था और जो अब इस नई भविष्यवाणी से घबरा गया था, वह खुद को रोक नहीं सका। उसका हाथ अनजाने में एक झटके के साथ अपनी दाढ़ी की ओर उठा। वह अपनी दाढ़ी को सहलाने लगा, यह देखने के लिए कि कहीं सच में कोई तिनका तो नहीं फंसा है। यह 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हुआ, लेकिन उस एक पल ने सब कुछ तय कर दिया। बीरबल की उंगली बिजली की तरह उठी और सीधा मीर कासिम की ओर इशारा किया। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, पकड़ लो इसे जहांपना। चोर की दाढ़ी में तिनका।
एक दोषी व्यक्ति का हाथ हमेशा सबसे पहले अपने गुनाह को छिपाने के लिए उठता है। वह दृश्य इतना नाटकीय और इतना अकाट्य था कि किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं रही। मीर कासिम का अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरना उसके कबूलनामे से भी बड़ा सबूत था। उसने अपने ही अनैच्छिक कृत्य से खुद को पकड़वा दिया था। अध्याय 7 कबूलनामा और न्याय। मीर कासिम जमीन पर गिर पड़ा। वह समझ गया था कि वह हर तरफ से घिर चुका है। बीरबल ने उसे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से पराजित कर दिया था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब नफरत या अकड़ नहीं बल्कि हार और हताशा थी। थोड़ी ही देर की सख्ती के बाद वह टूट गया और उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने शाही मुहर को अपनी हवेली के तहखाने में एक दीवार के पीछे छिपा रखा है। उसने अपना मकसद भी बताया। वह बीरबल की बढ़ती शोहरत से जलता था और शहंशाह की राजपूत हितैषी नीतियों के खिलाफ था। वह चाहता था कि इस चोरी का इल्जाम राजपूतों पर लगे जिससे यह महत्वपूर्ण संधि टूट जाए। शाही मुहर बरामद कर ली गई। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ था। जिस इंसान पर उन्होंने अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। उन्होंने मीर कासिम को सल्तनत से गद्दारी के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अध्याय 8 एक सबक। आमेर के साथ संधि सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राजपूत राजदूत जो इस पूरे घटनाक्रम के गवाह थे, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के न्याय से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लौटकर अपने राजा से कहा, जिस सल्तनत में बीरबल जैसा सलाहकार और अकबर जैसा पारखी शासक हो, उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। उस शाम जब अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे, अकबर ने पूछा, बीरबल, हम आज भी हैरान हैं। क्या उस फकीर ने सच में तुम्हें दाढ़ी वाले तिनके के बारे में बताया था? बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपना, न कोई जादुई छड़ी थी, न कोई तिनका, बस एक साधारण सा सच था। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त उसका अपना मन होता है। एक निर्दोष का मन शांत सरोवर की तरह होता है और एक दोषी का मन तूफानी समुद्र की तरह। मैंने तो बस उस तूफान में एक छोटी सी लहर पैदा कर दी। चोर अपने ही डर के बोझ तले खुद ही डूब गया। अकबर ने अपने मित्र और सलाहकार को गर्व से देखा। उन्होंने सीखा था कि सल्तनत केवल तलवार की धार पर नहीं चलती, बल्कि न्याय की पकड़ और बुद्धि के प्रकाश से चलती है। और चोर की दाढ़ी में तिनका की यह कहानी हमेशा के लिए इस बात का प्रतीक बन गई कि दुनिया का कोई भी ताला इतना मजबूत नहीं होता जिसे एक चतुर दिमाग और इंसान के मनोविज्ञान की गहरी समझ। वाह! बीरबल की खिचड़ी को शब्दों में लिखना एक बहुत ही रोचक चुनौती है। यह हमें एक साधारण लोक कथा को एक विस्तृत उपन्यासिका नॉवेला में बदलने का अवसर देता है, जिसमें हम चरित्रों को गहराई दे सकते हैं, एक जटिल कथानक बुन सकते हैं और उस युग के माहौल को जीवंत कर सकते हैं। तो चलिए इस स्वादिष्ट खिचड़ी को पकाना शुरू करते हैं। बीरबल की खिचड़ी। अध्याय 1 सर्द हवाएं और गर्म बहस। आगरा में सर्दियों का मौसम अपने चरम पर था। यमुना नदी पर सुबह शाम कोहरे की एक मोटी चादर बिछ जाती, जो सूरज की किरणों को भी जमीन तक पहुंचने से रोकती थी। लाल किले के आलीशान दीवाने खास के अंदर गर्म अंगीठियों और कीमती कालीनों के बावजूद बाहर की सर्द हवाओं का एहसास मौजूद था। लेकिन दरबार के अंदर की गर्मी केवल अंगीठियों से नहीं, बल्कि एक जोरदार बहस से भी आ रही थी। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी नजरें दो दरबारियों पर टिकी थीं, जो किसी गंभीर विषय पर तर्क वितर्क कर रहे थे।
एक ओर थे राजा बीरबल, जिनकी आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। दूसरी ओर थे मुल्ला ज़रार, दरबार के एक विद्वान लेकिन कट्टरपंथी अमीर, जो शरीयत और नियमों को इंसान की भावनाओं और ज़रूरतों से ऊपर मानते थे। बहस का विषय था इंसान की इच्छा शक्ति और प्रकृति की शक्ति में कौन बड़ा है। मुल्ला ज़रार ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृति की शक्ति के आगे इंसान बेबस है। एक तूफान महलों को ढहा सकता है, एक बाढ़ पूरे शहर को डुबो सकती है, और सर्दी की एक रात किसी भी इंसान की जान ले सकती है। इंसान की इच्छा शक्ति केवल एक भ्रम है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, मुल्ला जी, आपकी बात में सच्चाई का अंश है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। इंसान की इच्छा शक्ति ही है जिसने उसे प्रकृति की चुनौतियों का सामना करना सिखाया है। हमने घर बनाए, आग जलाना सीखा और अपनी बुद्धि से हर मुश्किल का हल निकाला। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में भी कूद सकती है। यह इच्छा शक्ति नहीं तो और क्या है? अकबर, जो हमेशा ऐसी बौद्धिक बहसों में रुचि लेते थे, मुस्कुराए। तो बीरबल, तुम्हारा मानना है कि एक इंसान केवल अपनी इच्छा शक्ति के बल पर प्रकृति के सबसे कठोर प्रहार को भी सह सकता है? जी जहांपनाह, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, अगर जीने की वजह मजबूत हो तो इंसान असंभव को भी संभव कर सकता है। मुल्ला ज़रार ने तंज कसते हुए कहा, क्या खोखली बातें हैं। मैं कहता हूं, इस आगरा की सर्द रात में कोई भी इंसान, चाहे उसकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यमुना के बर्फीले पानी में पूरी रात खड़ा नहीं रह सकता। वह सुबह होने से पहले ही ठंड से अकड़कर मर जाएगा। यह एक सीधी चुनौती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखों में एक चमक आई। वे अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने ऐलान किया, तो फिर यही सही। हम इस बात का इम्तिहान लेंगे। क्या आगरा में कोई ऐसा शख्स है जो सिर्फ एक धोती पहनकर यमुना के ठंडे पानी में गर्दन तक डूबकर पूरी रात गुजार सके? उन्होंने अपनी आवाज में शाही रोब खोलते हुए कहा, जो कोई भी यह कारनामा कर दिखाएगा, उसे सल्तनत की ओर से 1000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। 1000 अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन शर्त मौत को दावत देने जैसी थी। मुल्ला ज़रार मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें यकीन था कि कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया भी तो वह जिंदा नहीं बचेगा। दोनों ही सूरतों में बीरबल की बातों की हार और उनकी जीत निश्चित थी। अध्याय 2, एक गरीब ब्राह्मण और उसकी मजबूरी। यह खबर आगरा की गलियों में आग की तरह फैल गई। लोग इस अजीब और जानलेवा शर्त के बारे में बातें कर रहे थे। ज्यादातर लोग इसे एक अमीर बादशाह का मजाक समझ रहे थे, लेकिन एक इंसान के लिए यह खबर उम्मीद की एक किरण बनकर आई थी। उसका नाम था पंडित रामदास। वह एक गरीब ब्राह्मण था जो पूजा पाठ करके और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी एक छोटी बेटी थी, गंगा, जो पिछले कई महीनों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। शहर के हकीमों ने जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक बड़ा वैद्य है जो शायद उसका इलाज कर सके, लेकिन वहां तक जाने और इलाज का खर्च उठाने के लिए रामदास के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जब रामदास ने शाही मुनादी सुनी तो एक पल के लिए उसका दिल कांप गया। यमुना का बर्फीला पानी, पूरी रात, मौत निश्चित थी। लेकिन फिर उसे अपनी बेटी गंगा का मुरझाया हुआ चेहरा याद आया। उसकी खांसी की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो गंगा वैसे भी नहीं बचेगी, और अगर मैं इस चुनौती में सफल हो गया
तो मेरी बेटी को एक नई जिंदगी मिल सकती है। एक पिता के लिए उसकी संतान से बढ़कर क्या है। उसने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई, क्योंकि वह जानती तो उसे कभी जाने नहीं देती। अगली सुबह कांपते हुए पैरों लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ पंडित रामदास शाही दरबार में पेश हुआ। जब उसने चुनौती स्वीकार करने की बात कही तो पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, एक दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला ब्राह्मण। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? यह कोई खेल नहीं है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गरीबी और अपनी बेटी की बीमारी से मजबूर हूं। मेरे लिए यह इनाम मेरी बेटी की जिंदगी है। मुझे अपनी इच्छा शक्ति और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। बीरबल ने रामदास की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता देखी। उन्हें उस पर दया आई, लेकिन वे जानते थे कि अब शहंशाह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्ला ज़रार ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, देखिए जहां पनाह, लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। शर्त तय हो गई। उस रात सूरज ढलते ही रामदास को यमुना के पानी में उतरना था। दो शाही पहरेदार नदी के किनारे यह देखने के लिए तैनात किए गए कि वह पानी से बाहर न निकले। अध्याय 3, सबसे लंबी रात। जैसे ही सूरज क्षितिज में डूबा, आगरा पर एक स्याह और ठंडी चादर फैल गई। रामदास ने अपने कपड़े उतारे, एक गहरी सांस ली और जय मां गंगे कहकर यमुना के बर्फीले पानी में कदम रखा। पानी छूते ही ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ गई हो। एक चीख उसके गले में आकर अटक गई। वह कांपने लगा, उसके दांत किटकिटाने लगे। धीरे धीरे वह गर्दन तक पानी में डूब गया। शुरुआत के कुछ घंटे नरक की तरह थे। ठंड उसके हाड़मांस को गला रही थी। उसे लगा कि वह एक पल भी और नहीं टिक पाएगा। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी बेटी गंगा का चेहरा याद करने लगा। वह सोचने लगा, यह ठंड उस आग के सामने कुछ भी नहीं है जो मेरे दिल में मेरी बेटी के लिए जल रही है। रात गहरी होती गई। चारों ओर घना अंधेरा और मौत जैसी खामोशी थी। पहरेदार भी आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। रामदास की चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी। उसे लगा कि अब अंत निकट है। तभी उसकी नजर दूर, बहुत दूर महल की एक खिड़की पर जलते हुए एक छोटे से दिए पर पड़ी। वह दिया शायद 1 मील दूर रहा होगा, लेकिन उस घने अंधेरे में वह एक टिमटिमाते तारे जैसा लग रहा था। रामदास ने अपनी सारी बची खुची चेतना को उस दिए पर केंद्रित कर दिया। उसने उस दिए को अपनी उम्मीद बना लिया। वह मन ही मन उस दिए से बातें करने लगा। तुम जल रहे हो तो मैं भी जिंदा रहूंगा। तुम अंधेरे से लड़ रहे हो तो मैं भी इस ठंड से लड़ूंगा। वह दिया उसके लिए सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक बन गया। वह पूरी रात अपनी आंखें उस दिए पर गड़ा रहा, अपनी बेटी के बारे में सोचता रहा और अपनी इच्छा शक्ति को जगाए रखा। एक एक पल एक एक युग की तरह बीत रहा था। ठंड अब भी उतनी ही थी, लेकिन रामदास ने अपने मन को साध लिया था। उसने अपने शरीर के दर्द से अपना ध्यान हटाकर उस दूर जलते दिए और अपनी बेटी के भविष्य पर लगा दिया था। अध्याय 4, न्याय का एक ठंडा सवेरा। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ तो पहरेदारों ने जो देखा उस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। पंडित रामदास अभी भी पानी में खड़ा था, जिंदा। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। वह बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसे पानी से बाहर निकाला गया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसे गर्म कंबलों में लपेटा गया और आग के पास लिटाया गया। यह खबर जब महल में पहुंची तो अकबर हैरान रह गए।
उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक साधारण इंसान ने असंभव को संभव कर दिखाया था। बीरबल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। जब रामदास को होश आया तो उसे सीधे दरबार में पेश किया गया। वह अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक विजेता की चमक थी। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बोले, पंडित रामदास, तुमने अपनी इच्छा शक्ति का अद्भुत प्रमाण दिया है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम अपनी इनाम की राशि। तभी मुल्ला ज़रार, जो इस नतीजे से जल भुन गया था, बीच में बोल पड़ा, एक मिनट जहांपना, न्याय करने से पहले पूरी बात जान लेना जरूरी है। अकबर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ज़रार ने पहरेदारों को आगे बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि यह ब्राह्मण पूरी रात दूर जलते हुए एक दिए को घूरता रहा? पहरेदारों ने सिर हिलाकर हाँ कहा। ज़रार विजय भाव से मुस्कुराया, तो जहांपना, फैसला साफ है। यह ब्राह्मण शर्त हार गया है। इसने महल के दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा है। यह धोखा है। यह इनाम का हकदार नहीं है। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। यह तर्क इतना बेतुका था कि कोई भी हंस पड़ता। एक मील दूर जलता एक छोटा सा दिया किसी इंसान को बर्फीले पानी में कैसे गर्म रख सकता है? लेकिन अकबर, जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और जिन्हें अपनी बात गलत साबित होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, ने इस बेतुके तर्क को पकड़ लिया। उनके अहंकार ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, मुल्ला ज़रार सही कह रहे हैं। तुमने नियम तोड़ा है रामदास। तुम्हें महल के दिए से गर्मी मिली, इसलिए तुम इनाम के हकदार नहीं हो। यह सुनकर रामदास पर जैसे बिजली गिर गई। उसकी सारी मेहनत, सारी पीड़ा एक पल में व्यर्थ हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल यह अन्याय देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, लेकिन जहांपना, यह तो सरासर अन्याय है। एक मील दूर का दिया। अकबर ने गुस्से से उन्हें बीच में ही टोक दिया। बस बीरबल, हमने जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। इस पर अब कोई बहस नहीं होगी। बीरबल ने शहंशाह के चेहरे पर अहंकार और जिद देखी। वे समझ गए कि इस समय तर्क करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली, सिर झुकाया और चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। रामदास को भी खाली हाथ भेज दिया गया। न्याय की सुबह अन्याय की सबसे ठंडी सुबह साबित हुई। अध्याय 5, बीरबल का मौन और शहंशाह की बेचैनी। उस दिन के बाद दरबार में सब कुछ बदल गया। बीरबल ने दरबार में आना बंद कर दिया। उन्होंने किसी को कोई कारण नहीं बताया, बस अपने घर में खुद को कैद कर लिया। शुरुआत में अकबर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि बीरबल नाराज हैं और कुछ दिनों में खुद ही मान जाएंगे। लेकिन दिन हफ्तों में बदलने लगे। बीरबल के बिना दीवाने खास सूना और बेजान लगता था। मुल्ला ज़रार और दूसरे चापलूस दरबारी शहंशाह को खुश करने की हर कोशिश करते, लेकिन कोई भी बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी सच्ची सलाह की जगह नहीं ले सकता था। अकबर को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्हें बीरबल की कमी खलने लगी थी। वह अपने दोस्त, अपने सलाहकार को याद कर रहे थे। उन्हें वह रात याद आई जब रामदास ने अपनी जान दांव पर लगाई थी और उन्हें अपना कठोर फैसला याद आया। उनका ज़मीर उन्हें कचोटने लगा था। वे जानते थे कि उन्होंने अन्याय किया है, लेकिन उनका शाही अहंकार उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने से रोक रहा था। सल्तनत के काम रुकने लगे थे। पड़ोसी राज्यों से आए जटिल मसले उलझते जा रहे थे।
अकबर हर फैसले पर खुद को अकेला और अधूरा महसूस करते। उन्होंने कई बार बीरबल को बुलाने के लिए संदेश भेजे, लेकिन हर बार यही जवाब आता, राजा साहब बहुत जरूरी काम में व्यस्त हैं। अध्याय 6 एक अजीबोगरीब खिचड़ी। एक दिन अकबर की बेचैनी अपनी सीमा पार कर गई। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस को बीरबल के घर भेजा ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर बीरबल ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं जो सल्तनत के कामों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जासूस कुछ घंटों बाद लौटा। उसका चेहरा हैरान और उलझन से भरा हुआ था। जहां पनाह, उसने कांपती आवाज में कहा, राजा बीरबल अपने बगीचे में हैं और वे खिचड़ी पका रहे हैं। अकबर को गुस्सा आ गया। खिचड़ी पका रहे हैं? और इस मामूली काम के लिए उन्होंने दरबार आना छोड़ दिया। यह उनकी हिम्मत कैसे हुई? जासूस ने डरते डरते कहा, लेकिन जहांपनाह, वे बहुत ही अजीब तरीके से खिचड़ी पका रहे हैं। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। हुजूर, उन्होंने 3 लंबे बांसों का एक तिपाई बनाया है। उस तिपाई के ऊपर लगभग 10 फुट की ऊंचाई पर उन्होंने खिचड़ी की हांडी टांग दी है और जमीन पर ठीक नीचे एक छोटी सी आग जला रखी है। वह सुबह से वहीं बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक खिचड़ी पकेगी नहीं, वे किसी से नहीं मिलेंगे। यह सुनकर अकबर की हैरानी का ठिकाना न रहा। यह तो सरासर पागलपन था। 10 फुट नीचे जल रही एक छोटी सी आग से ऊपर टंगी हांडी में खिचड़ी कैसे पक सकती है? उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। चिंता और गुस्से में भरकर अकबर ने फैसला किया कि वे खुद जाकर देखेंगे। वे अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ बीरबल के घर की ओर चल पड़े। अध्याय 7 सम्राट की यात्रा और एक सीधा सा सवाल। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने वही नजारा देखा जो जासूस ने बताया था। बीरबल शांत भाव से आग के पास बैठे थे और 10 फुट ऊपर एक हांडी लटक रही थी जिसमें से भाप का एक कतरा भी नहीं निकल रहा था। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या बचपना है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो कि इस तरह खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। जमीन पर जल रही इस नन्ही सी आग की गर्मी वहां ऊपर हांडी तक कैसे पहुंचेगी? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और बड़ी मासूमियत से बोले, क्यों नहीं पकेगी जहांपनाह? जरूर पकेगी, बस थोड़ा समय लगेगा। समय लगेगा? अकबर चीखे। 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? बीरबल ने अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान बनाए रखी और धीरे से कहा, माफ करना जहांपनाह, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने अपनी नजरें शहंशाह की आंखों में डाली और पूछा, आलमपनाह, अगर 1 मील दूर यमुना के उस पार महल की खिड़की पर जलता एक छोटा सा दिया एक गरीब ब्राह्मण को बर्फीले पानी में गर्म रख सकता है, तो फिर यह आग तो हांडी से सिर्फ 10 फुट नीचे है। इसकी गर्मी से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अध्याय 8 एहसास और सच्चा न्याय। यह सवाल एक सवाल नहीं बल्कि एक तीर था जो सीधे अकबर के अहंकार और उनके ज़मीर पर जाकर लगा। एक पल में पूरी तस्वीर उनके सामने साफ हो गई। बीरबल का दरबार न आना, उनका यह अजीब नाटक, यह सब उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए था। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने अपनी जिद में एक बेतुके तर्क को मानकर एक गरीब और बहादुर इंसान के साथ अन्याय किया था। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने उन्हें सीधे सीधे गलत कहने के बजाय एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें वे अपनी गलती का अक्स खुद देख सकें। अकबर का चेहरा शर्म से झुक गया। उनका गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह गहरे पश्चाताप ने ले ली। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। तुम सही थे बीरबल,
तुम हमेशा सही होते हो। गलती हमारी थी। हमने अपने अहंकार में न्याय का अपमान किया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, फौरन पंडित रामदास को पूरे सम्मान के साथ यहाँ लाया जाए। जब रामदास डरते डरते वहां पहुंचा तो अकबर अपने सिंहासन से उतरकर उसके पास गए। उन्होंने पूरे दरबारियों और सैनिकों के सामने उससे माफी मांगी। पंडित रामदास, सल्तनत तुम्हारी कर्जदार है। तुमने न केवल अपनी इच्छा शक्ति का प्रमाण दिया, बल्कि हमें न्याय का एक बड़ा सबक भी सिखाया है। उन्होंने उसे न केवल 1000 बल्कि 2000 सोने की अशर्फियों से भरी थैली इनाम में दी और दिल्ली के सबसे बड़े वैद्य से उसकी बेटी का इलाज करवाने का शाही फरमान भी जारी किया। रामदास की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। वह शहंशाह और बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उस दिन आगरा के लोगों ने सीखा कि सच्ची शक्ति और बुद्धिमत्ता जिद में नहीं, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करने और न्याय करने में है। और बीरबल की वह न पकने वाली खिचड़ी इतिहास में हमेशा के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई जो यह सिखाती है कि कभी कभी एक बड़ा सबक सिखाने के लिए एक सीधा और सरल प्रदर्शन हजारों तर्कों और बहसों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। दरबार में रौनक लौट आई थी, क्योंकि उसका सबसे कीमती नगीना बीरबल वापस अपनी जगह पर था। और उस दिन के बाद जब भी शहंशाह अकबर कोई फैसला सुनाते तो उन्हें हमेशा बीरबल की वह 10 फुट ऊंची हांडी और उसके नीचे बेशक हाजिर जवाब बीरबल एक ऐसा शीर्षक है जो बीरबल के चरित्र के सार को पकड़ता है। यह कहानी केवल एक पहेली सुलझाने के बारे में नहीं होगी, बल्कि यह बीरबल की बुद्धि, उनकी मनोवैज्ञानिक समझ और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी हाजिर जवाबी से रास्ता निकालने की उनकी अद्वितीय क्षमता को दर्शाएगी। आइए इस विस्तृत कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हाजिर जवाब बीरबल। अध्याय 1। फारस से आया एक तूफान। आगरा की सुबह हमेशा की तरह भव्य थी। यमुना के किनारे बने लाल किले के गुंबद सूरज की पहली किरणों में सोने की तरह चमक रहे थे। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार दीवाने खास में एक विशेष गहमागहमी थी। आज फारस पर्शिया के महान शाह तहमास्प का एक विशेष दूत कासिम बेग अपने लावलश्कर के साथ दरबार में हाजिर होने वाला था। मुगल सल्तनत और फारसी साम्राज्य के बीच रिश्ते हमेशा से जटिल रहे थे। दोस्ती और प्रतिस्पर्धा का एक महीन धागा उन्हें जोड़े रखता था। कासिम बेग केवल एक दूत नहीं था, वह अपनी तेज बुद्धि, अहंकार और वाक्पटुता के लिए पूरे फारस में मशहूर था। उसका आगरा आना केवल एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि शक्ति और बुद्धि का एक अप्रत्यक्ष प्रदर्शन था। जब कासिम बेग अपने कीमती रेशमी लिबास और रत्नों से जड़ी पगड़ी पहने दरबार में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में विनम्रता नहीं, बल्कि एक चुनौती का भाव था। उसने झुककर शहंशाह अकबर को सलाम किया, लेकिन उसके लहजे में एक छिपा हुआ व्यंग्य था। औपचारिकताओं के बाद कासिम बेग ने अपनी असल मंशा जाहिर की। शहंशाह हिंद, उसने शहद में लिपटी लेकिन जहरीली आवाज में कहा, मेरे आका शाह तहमास्प आपकी और आपकी सल्तनत की महानता की बहुत प्रशंसा करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान न केवल दौलत में बल्कि अक्ल और बुद्धिमानी में भी बेजोड़ है। अकबर मुस्कुराए, शाह की मेहरबानी है। कासिम बेग ने आगे कहा, इसी बुद्धिमानी की ख्याति सुनकर मेरे शाह ने आपके दरबार की प्रज्ञा को परखने के लिए कुछ दोस्ताना पहेलियां भेजी हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच आपके नवरत्न उतने ही काबिल हैं जितनी उनकी चर्चाएं फारस तक पहुंचती हैं। यह एक सीधी चुनौती थी जिसे दोस्ती के लिबास में पेश किया गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। यह अब केवल कुछ पहेलियों का सवाल नहीं था, यह मुगल सल्तनत की इज्जत का सवाल था। पेश की जाए आपकी पहेलियां, अकबर ने दृढ़ता से कहा।
कासिम बेग ने अपनी छाती चौड़ी की और अपनी पहली पहेली रखी। मेरे शाह चाहते हैं कि आप उनके लिए एक ऐसी चीज भेजें जो हर जगह मौजूद है लेकिन जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वह चाहते हैं कि आप उनके लिए एक मुट्ठी हवा भेजें। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसी पहेली थी? हवा को मुट्ठी में कैसे कैद किया जा सकता है? कासिम बेग मुस्कुराया और उसने दूसरी पहेली पेश की। मेरे शाह यह भी जानना चाहते हैं कि जिस जमीन पर आप हुकूमत करते हैं उस पूरी धरती का सटीक माप क्या है। वह चाहते हैं कि आप उन्हें धरती का नाप भेजें। अब तो दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यह तो और भी असंभव था। लेकिन कासिम बेग यही नहीं रुका। उसने अपनी अंतिम और सबसे कठिन पहेली सामने रखी। और अंत में मेरे शाह की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए 1000 सूर्यों का प्रकाश एक संदूक में बंद करके भेजें। तीनों पहेलियां सुनकर पूरा दरबार निशब्द हो गया। ये पहेलियां नहीं बल्कि अपमान का एक जरिया थी। इनका कोई तार्किक उत्तर नहीं था। इनका मकसद मुगल दरबार को नीचा दिखाना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वे एक सम्राट थे और अपनी भावनाओं पर काबू रखना जानते थे। दरबार के सबसे विद्वान मंत्री और अमीर भी सिर झुकाए खड़े थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अकबर की नजर अपने सबसे भरोसेमंद मित्र और सलाहकार राजा बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर न चिंता थी न घबराहट, बस एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे इस खेल का आनंद ले रहे हों। बीरबल, अकबर ने कहा, उनकी आवाज में उम्मीद और आदेश दोनों थे। क्या तुम्हारे पास इन फारसी पहेलियों का कोई जवाब है? बीरबल ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया। जहां पनाह, सवाल दिलचस्प हैं, लेकिन उनके जवाब सोचने के लिए थोड़ा वक्त और कुछ इंतजाम की जरूरत होगी। अगर आप मुझे एक हफ्ते की मोहलत दें तो मैं वादा करता हूं कि फारस के शाह को निराश नहीं होना पड़ेगा। कासिम बेग की आंखों में उपहास की चमक थी। उसे लगा कि बीरबल केवल समय बर्बाद कर रहा है। अकबर ने बीरबल पर भरोसा करते हुए कहा, तुम्हें एक हफ्ते का समय दिया जाता है। सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। अध्याय 2, साजिश की फुसफुसाहट। बीरबल की बढ़ती शोहरत दरबार में कई लोगों की आंखों में चुभती थी। इनमें सबसे प्रमुख थे इनायत खान, एक अमीर लेकिन ईर्ष्यालु दरबारी जो खुद को बीरबल से ज्यादा काबिल समझता था। उसे लगा कि यह बीरबल को हमेशा के लिए शहंशाह की नजरों से गिराने का सुनहरा मौका है। उस रात इनायत खान ने चुपके से कासिम बेग से मुलाकात की। राजदूत महोदय, उसने चापलूसी से कहा, यह बीरबल बहुत धूर्त है। वह कोई न कोई चालाकी करके इन पहेलियों का जवाब देने की कोशिश करेगा। हमें उसे सफल नहीं होने देना है। कासिम बेग मुस्कुराया, तो तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल, इनायत खान ने कहा। मैं दरबार में यह अफवाह फैलाऊंगा कि बीरबल इन पहेलियों को हल करने के लिए काले जादू का सहारा ले रहा है। हम शहंशाह के मन में उसके खिलाफ शक का बीज बो देंगे। जब वह असफल होगा तो उसका पतन निश्चित है। दोनों ने हाथ मिला लिया। एक बाहरी दुश्मन और एक भीतरी गद्दार, दोनों का लक्ष्य एक ही था, बीरबल को नीचा दिखाना। अगले कुछ दिनों तक बीरबल दरबार से गायब रहे। वे आगरा की गलियों में घूमते, बाजारों में लोगों से बातें करते और कारीगरों के काम को ध्यान से देखते। इनायत खान और उसके साथी यह अफवाह फैला रहे थे कि बीरबल डरकर कहीं छिप गए हैं या किसी तांत्रिक की मदद ले रहे हैं। अकबर भी धीरे धीरे अधीर हो रहे थे। अध्याय 3, पहली पहेली का हल, हवा की पोटली। एक हफ्ते बाद दरबार फिर से खचाखच भरा हुआ था।
कासिम बेग विजी मुस्कान के साथ अपने स्थान पर बैठा था। उसे यकीन था कि बीरबल खाली हाथ लौटेगा। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छोटी सी खूबसूरती से सिली हुई चमड़े की पोटली मशक थी, जिसका मुंह कसकर एक रेशमी डोरी से बंधा हुआ था। बीरबल, क्या तुम्हारे पास जवाब है? अकबर ने पूछा। जी जहां पनाह, बीरबल ने कहा और कासिम बेग की ओर मुड़े। राजदूत महोदय, आपके शाह की पहली ख्वाहिश थी एक मुट्ठी हवा। यह लीजिए। उन्होंने वह चमड़े की पोटली कासिम बेग के सामने रख दी। कासिम बेग ने हंसते हुए कहा, यह क्या मजाक है? इसमें हवा कैसे हो सकती है? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, इसमें हिंदुस्तान की हवा है, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से इस पोटली में बंद किया है। लेकिन इसकी एक शर्त है। आप इस पोटली को यहीं हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं खोल सकते। अगर आपने इसे यहां खोला तो इसकी हवा बाहर की हवा में मिल जाएगी और आप साबित नहीं कर पाएंगे कि इसमें कुछ था भी या नहीं। आप इसे फारस ले जाएं और अपने शाह के सामने ही खोलें। तब हिंदुस्तान की हवा फारस की हो जाएगी। यह जवाब सुनकर कासिम बेग हक्का बक्का रह गया। बीरबल का तर्क अकाट्य था। वह पोटली को खोलकर उसे गलत साबित नहीं कर सकता था और बिना खोले वह यह भी नहीं कह सकता था कि वह खाली है। बीरबल ने हवा को भौतिक रूप से नहीं बल्कि एक विचार के रूप में कैद कर लिया था। पूरा दरबार वाह वाह के नारों से गूंज उठा। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। कासिम बेग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अध्याय 4 दूसरी पहेली का हल, धरती का नाम। ठीक है, कासिम बेग ने अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए कहा, एक पहेली का जवाब तो तुमने चतुराई से दे दिया, लेकिन दूसरी पहेली का क्या? धरती का नाप कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और अपने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक लंबा लिपटा हुआ रेशमी कपड़ा लेकर आया, जिस पर सोने के धागों से कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने उसे खोला और कासिम बेग को दिखाते हुए कहा, राजदूत महोदय, यह रहा धरती का नाप। कासिम बेग ने उस पर नजर डाली। उस पर लिखा था, धरती का नाप है एक महान सम्राट के सपनों की चौड़ाई और उसकी प्रजा के भरोसे की लंबाई। कासिम बेग भड़क गया। यह क्या बकवास है? यह कोई नाप नहीं है। यह तो सिर्फ शायरी है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, आप गलत कह रहे हैं राजदूत। कोई भी शासक जमीन के टुकड़ों पर नहीं बल्कि अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता है। धरती का असली नाप गज या कोस में नहीं बल्कि एक बादशाह की दूरदर्शिता और उसकी प्रजा के विश्वास में होता है। मैंने अपने शहंशाह की सल्तनत का नाप ले लिया है। अब आप इसे अपने शाह के पास ले जाएं और उनसे कहें कि वे अपनी सल्तनत का नाप इसमें जोड़ दें। जब दो महान साम्राज्यों का नाप जुड़ जाएगा तो हमें पूरी धरती का सटीक नाप मिल जाएगा। एक बार फिर बीरबल ने एक असंभव सवाल को एक ऐसे दार्शनिक और कूटनीतिक जवाब में बदल दिया था जिसे काटना नामुमकिन था। उसने न केवल सवाल का जवाब दिया बल्कि फारस के शाह को भी सम्मान देते हुए गेंद वापस उन्हीं के पाले में डाल दी। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कासिम बेग अपमान से लगभग कांप रहा था। इनायत खान का चेहरा देखने लायक था। अध्याय 5 अंतिम चुनौती और एक भव्य नाटक। अब बची थी सबसे कठिन पहेली, 1000 सूर्यों का प्रकाश। कासिम बेग ने अपनी सारी उम्मीदें इस पर टिका दी थीं। इन सब बातों से काम नहीं चलेगा बीरबल। हमें भौतिक रूप से 1000 सूर्यों का प्रकाश चाहिए जिसे हम एक संदूक में बंद करके ले जा सकें। बीरबल ने सिर झुकाया। आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी होगी, लेकिन इसके लिए आपको और शहंशाह को आज रात मेरे साथ चलना होगा।
उस रात बीरबल अकबर, कासिम बेग और पूरे दरबार को शहर के बाहर एक बड़े अंधेरे मैदान में ले गए। चारों ओर घना अंधेरा था। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। वे एक बड़ा सा खूबसूरत नक्काशी वाला संदूक लेकर आए और उसे बीच में रख दिया। कासिम बेग ने व्यंग्य से कहा, तो इसमें है 1000 सूर्यों का प्रकाश। सब्र राजदूत महोदय, सब्र, बीरबल ने कहा। फिर बीरबल ने जोर से आवाज लगाई। अचानक मैदान के चारों ओर से हजारों की संख्या में लोग मशालें, दिए और लालटेनें लिए हुए बाहर निकलने लगे। वे आगरा के आम नागरिक थे, विद्वान, कवि, संत, कारीगर और ज्ञानी पुरुष, जिन्हें बीरबल ने पहले से ही इकट्ठा होने का अनुरोध किया था। देखते ही देखते पूरा मैदान हजारों दियों की रोशनी से जगमगा उठा, मानो आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। वह नजारा किसी भी सूरज से ज्यादा भव्य और ल्यूमिनियस था। बीरबल कासिम बेग की ओर मुड़े और बोले, राजदूत महोदय, एक सूरज तो केवल दुनिया को भौतिक रोशनी देता है, लेकिन एक सल्तनत की असली रोशनी उसकी प्रजा का ज्ञान, उसकी कला और उसकी आत्मा का प्रकाश होता है। यह देखिए, ये हैं आगरा के 1000 सूर्य, जिनका ज्ञान और प्रतिभा हमारी सल्तनत को रोशन करती है। फिर उन्होंने उस बड़े संदूक की ओर इशारा किया और कहा, और रही बात इसे संदूक में बंद करने की। उन्होंने संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक बहुत बड़ा और शानदार आईना लगा हुआ था। हजारों दियों का प्रकाश उस आईने में प्रतिबिंबित हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो संदूक के अंदर सचमुच 1000 सूर्य जल रहे हों। यह लीजिए, बीरबल ने कहा, हमने 1000 सूर्यों के प्रकाश को इस संदूक में आपके लिए कैद कर लिया है। अब आप इसे अपने शाह के पास ले जा सकते हैं। अध्याय 6, हाजिर जवाबी का अंतिम बार। यह दृश्य इतना अद्भुत और जवाब इतना गहरा था कि कासिम बेग के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह पूरी तरह से हार चुका था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया था। लेकिन तभी इनायत खान ने अपना आखिरी दांव खेला। वह आगे आया और चिल्लाया, यह धोखा है जहांपना। यह सब पहले से तय था। बीरबल ने इन लोगों को पैसे देकर बुलाया है, और मेरे पास इस बात का सबूत है कि बीरबल ने फारसी राजदूत के साथ मिलकर आपको धोखा देने की साजिश रची है। उसने एक जाली पत्र हवा में लहराया। अकबर एक पल के लिए चौंके, लेकिन बीरबल शांत रहे। बीरबल ने इनायत खान से पूछा, इनायत खान, तुम बहुत बुद्धिमान हो, एक सवाल का जवाब दो। अगर अंधेरे में एक चोर और एक साहूकार एक साथ चल रहे हों तो ठोकर लगने पर पहले कौन गिरेगा? इनायत खान ने झट से कहा, जाहिर है चोर गिरेगा, क्योंकि उसके मन में पाप है। बीरबल मुस्कुराए, गलत। ठोकर लगने पर वह गिरेगा जिसका ध्यान भटका हुआ होगा, और इस समय तुम्हारा ध्यान सच्चाई पर नहीं बल्कि ईर्ष्या और साजिश पर है, इसलिए ठोकर तुम ही खाओगे। यह कहते हुए बीरबल ने अपने एक जासूस को इशारा किया। जासूस आगे आया और उसने वह असली पत्र अकबर को दिया, जिसमें इनायत खान और कासिम बेग के बीच हुई साजिश की पूरी जानकारी थी। बीरबल के जासूसों ने उनकी हर मुलाकात पर नजर रखी थी। सबूत अकाट्य था। इनायत खान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। कासिम बेग का सिर शर्म से झुक गया। उसने न केवल अपनी पहेलियों में हार मानी, बल्कि एक गंदी साजिश में भी पकड़ा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में सम्मान और स्नेह था। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया था कि उनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। अध्याय 7, न्याय और सच्चा सम्मान। अकबर ने इनायत खान को देशद्रोह के अपराध में कैद करने का हुक्म दिया।
कासिम बेग को अपमानित करके फारस वापस भेज दिया गया, यह संदेश देने के लिए कि मुगल सल्तनत से बुद्धि में टकराने की कोशिश महंगी पड़ सकती है। जब सब शांत हो गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम हैरान हैं, तुमने इन असंभव पहेलियों के इतने खूबसूरत जवाब कैसे सोचे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने बस देखने का नजरिया बदला। जब कोई आपसे हवा पकड़ने को कहे तो उसे एक विचार पकड़ा दीजिए, जब कोई धरती नापने को कहे तो उसे एक दर्शन दे दीजिए, और जब कोई सूरज की रोशनी मांगे तो उसे ज्ञान की रोशनी दिखा दीजिए। हाजिर जवाबी का मतलब केवल तेजी से जवाब देना नहीं है, बल्कि सवाल की आत्मा को समझकर उसे एक नया और बेहतर अर्थ देना है। अकबर ने अपने प्रिय मित्र और सलाहकार को गले लगा लिया। उस दिन के बाद हाजिर जवाब बीरबल का शीर्षक केवल एक कहावत नहीं रहा, बल्कि यह एक सच्चाई बन गया जिसे मुगल सल्तनत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। यह कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, बल्कि एक तेज और हाजिर जवाब दिमाग होता है। वाह, यह एक शानदार टाइटल है और इस पर एक विस्तृत कहानी लिखना एक अद्भुत अनुभव होगा। दरबार का नगीना बीरबल शीर्षक अपने आप में बीरबल के महत्व, उनकी बुद्धि और अकबर के जीवन में उनके स्थान को दर्शात शब्दों की एक कहानी, एक उपन्यासिका, नॉवेला के बराबर होती है। इसमें हम केवल एक छोटी सी पहेली या हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि हमें एक जटिल कथानक, गहरे चरित्र चित्रण, साजिश और भावनाओं के उतार चढ़ाव को बुनना होगा। तो चलिए इस भव्य कहानी की दुनिया में प्रवेश करते हैं। दरबार का नगीना बीरबल। अध्याय 1, एक अनमोल दोस्ती और एक जलता हुआ दिल। हिंदुस्तान की सल्तनत के सबसे भव्य शहरों में से एक आगरा अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे बसा हुआ था। सुबह की पहली किरण जब लाल किले के संगमरमरी गुंबदों को चूमती तो ऐसा लगता मानो आसमान ने खुद सोने का ताज पहना दिया हो। इस सल्तनत के दिल में बसते थे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके बगल में उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार, मित्र और नवरत्नों में सबसे चमकदार नगीना राजा बीरबल। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल एक बादशाह और उसके वजीर का नहीं था। यह दो ऐसे मनों का मिलन था जो एक दूसरे के पूरक थे। जहां अकबर के पास असीम शक्ति, साहस और एक विशाल साम्राज्य को चलाने की दूरदर्शिता थी, वहीं बीरबल के पास उस शक्ति को संतुलित करने वाली बुद्धि, न्याय और हास्य की असाधारण समझ थी। दीवाने खास की बैठकें अक्सर बीरबल की हाजिर जवाबी से खिलखिला उठती और गंभीर से गंभीर मसले उनकी चतुराई से सुलझ जाते। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी अपना वजूद तलाशती हैं। मुगलिया सल्तनत के वजीर आला मिर्जा हकीमुल्लाह एक ऐसा ही साया थे। हकीमुल्लाह एक काबिल प्रशासक थे, सल्तनत के प्रति वफादार भी, लेकिन उनके दिल में एक कांटा हमेशा चुभता रहता था, बीरबल की लोकप्रियता। उन्हें लगता था कि एक साधारण ब्राह्मण जो कल तक एक कवि और भाट था, आज सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे बन गया। शहंशाह हर छोटे बड़े मसले पर उनसे पहले बीरबल से सलाह क्यों लेते हैं? यह ईर्ष्या धीरे धीरे एक जहरीले नाग की तरह उनके मन में कुंडली मारकर बैठ गई थी। एक दिन दीवान-ए-आम में एक अजीब मामला पेश हुआ। दो व्यापारी करीम और रहीम एक हीरे को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का दावा था कि हीरा उनका है और दूसरे ने उसे चुराया है। काजी उलझन में थे क्योंकि दोनों के पास अपने अपने गवाह थे जो पैसे खाकर झूठी गवाही दे रहे थे। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, अब तुम ही कुछ करो बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े। उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, यह हीरा सचमुच बेशकीमती है।
इसका फैसला भी खास तरीके से होगा। तुम दोनों इस हीरे को बराबर बराबर चाहते हो तो इसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। यह सुनते ही रहीम तुरंत बोल पड़ा, हाँ हुजूर, यही सही न्याय है, इसे तोड़ दीजिए। लेकिन करीम का चेहरा पीला पड़ गया। वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, नहीं जहांपनाह, ऐसा ज़ब न करें। इस खूबसूरत हीरे को बर्बाद न करें। अगर इसे तोड़ना ही एकमात्र न्याय है तो यह हीरा रहीम को ही दे दिया जाए। मैं अपना दावा वापस लेता हूं। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, फैसला हो गया। हीरा असली मालिक करीम का है। अपनी चीज की बर्बादी कोई नहीं देख सकता, जबकि चोर को केवल उसके मूल्य से मतलब होता है, उसकी खूबसूरती या सलामती से नहीं। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर ने गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई, लेकिन एक कोने में खड़े मिर्जा हकीमुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक गहरी शिकन थी। आज एक बार फिर बीरबल जीत गए थे और हकीमुल्लाह हार गए थे। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बीरबल को शहंशाह की नजरों से गिराना ही होगा, हमेशा के लिए। अध्याय 2, साजिश के बुने हुए जाल। हकीमुल्लाह जानते थे कि बीरबल को बुद्धि में हराना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रचने का फैसला किया जो बुद्धि से नहीं बल्कि भावनाओं और विश्वासघात से जुड़ी हो। उन्होंने अपने दो सबसे भरोसेमंद लोगों को बुलाया, दरबार का एक चापलूस अमीर इफ्तिखार खान और खजाने का एक लालची मुंशी दौलत राम। हकीमुल्लाह ने गहरी आवाज में कहा, हमें बीरबल को जड़ से उखाड़ना है। हमें शहंशाह के मन में यह बीज बोना है कि बीरबल अब वो वफादार सलाहकार नहीं रहे, बल्कि घमंड और दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया है। योजना तैयार की गई। यह योजना 3 चरणों में पूरी होनी थी। पहला चरण था छोटी छोटी घटनाओं से शक पैदा करना। कुछ दिनों बाद शहंशाह के निजी अस्तबल से उनका सबसे प्रिय अरबी घोड़ा बादल रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर बेहद परेशान थे। उन्होंने बीरबल को तुरंत घोड़ा ढूंढने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन घोड़े का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच इफ्तिखार खान ने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए, जहांपनाह, सुना है राजा बीरबल ने हाल ही में अपने लिए एक नया आलीशान अस्तबल बनवाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गया, लेकिन ज़हर अपना काम कर चुका था। अकबर ने उसे झिड़क दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीरबल पर शक करने की? लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक छोटा सा शक पैदा हो गया। घोड़ा 2 दिन बाद शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर बंधा मिला, लेकिन तब तक बीरबल की काबिलियत पर एक छोटा सा सवालिया निशान लग चुका था। हकीमुल्लाह की यह पहली चाल कामयाब रही। दूसरा चरण था बीरबल को एक असंभव काम में फंसाना। कुछ हफ्तों बाद हकीमुल्लाह ने दौलत राम की मदद से शाही खजाने के हिसाब किताब में एक बड़ी गड़बड़ी पैदा की। उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे सोने की 100 अशर्फियों की एक थैली गायब है। मामला अकबर तक पहुंचा। हकीमुल्लाह ने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, खजाने की चाबियां केवल 3 लोगों के पास रहती हैं, आपके पास, मेरे पास और राजा बीरबल के पास। अकबर का माथा ठनका। उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह एक साजिश लगती है। मुझे जांच के लिए कुछ समय दीजिए। हकीमुल्लाह तुरंत बोला, हुजूर, जांच तो होती रहेगी, लेकिन सल्तनत की इज्जत दांव पर है। अगर राजा बीरबल अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो उन्हें 1 हफ्ते के अंदर 100 अशर्फियां खजाने में जमा करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष हैं तो यकीनन वो इसका कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। यह एक चालाक जाल था।
अगर बीरबल पैसे जमा करते तो यह साबित होता कि चोरी उन्होंने ही की थी। अगर नहीं करते तो वे अपनी काबिलियत और ईमानदारी साबित करने में नाकाम रहते। अकबर, जो पहले से ही घोड़े वाली घटना से थोड़े परेशान थे, इस तर्क में फंस गए। उन्होंने भारी मन से बीरबल को 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। अध्याय 3, बीरबल का अकेलापन और एक अनोखा विचार। बीरबल समझ गए थे कि वे एक गहरी साजिश का शिकार हो रहे हैं। यह सिर्फ 100 अशरफियों का मामला नहीं था, यह उनके सम्मान, उनकी वफादारी और शहंशाह के साथ उनके रिश्ते का इम्तिहान था। पहली बार उन्हें दरबार में अकेलापन महसूस हुआ। वे लोग जो कल तक उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, आज कतराकर निकल रहे थे। वे अपने घर के बगीचे में टहल रहे थे, उनका मन अशांत था। वे जानते थे कि हकीमुल्लाह ही इस सब के पीछे है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। वे सीधे शहंशाह से भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि यह केवल उनका अनुमान होता। तभी उनकी नजर एक कुम्हार पर पड़ी जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वह मिट्टी को गूंथता, चाक पर रखता और उसे एक सुंदर आकार देता। बीरबल उसे देखते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार कभी घड़ा बनाता, कभी दिया तो कभी सुराही। सब कुछ उसके हाथों के हुनर और उसकी सोच पर निर्भर था। अचानक बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उन्हें एक विचार सूझा, एक ऐसा विचार जो न केवल उनकी बेगुनाही साबित करेगा, बल्कि साजिश करने वालों को उनके ही जाल में फंसा देगा। अगले दिन बीरबल ने शहर के सबसे बड़े चौक पर एक ऐलान करवाया। राजा बीरबल सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति राजा बीरबल के 3 सवालों का सही जवाब देगा, उसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पूरे आगरा में यह खबर आग की तरह फैल गई। हकीमुल्लाह और इफ्तिखार खान हैरान थे। यह क्या पागलपन है? जिस आदमी पर चोरी का इल्जाम है, वह 100 अशर्फियां इनाम में बांट रहा है। उन्हें लगा कि बीरबल दबाव में आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अध्याय 4, 3 सवाल और साजिश का पर्दाफाश। नियत दिन पर शहर का चौक खचाखच भरा हुआ था। एक ऊंचे मंच पर बीरबल बैठे थे, उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। शहंशाह अकबर भी भेष बदलकर भीड़ में मौजूद थे। वे देखना चाहते थे कि बीरबल आखिर करने क्या वाले हैं। हकीमुल्लाह और इफ्तिखार खान भी वहां मौजूद थे, बीरबल का तमाशा देखने के लिए। बीरबल ने अपना पहला सवाल पूछा, बताओ दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? लोगों ने तरह तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा हवा, किसी ने रोशनी, किसी ने घोड़ा। लेकिन बीरबल हर जवाब पर नामे सिर हिला देते। तभी भीड़ में से एक साधारण किसान आगे आया और बोला, हुजूर, दुनिया की सबसे तेज चीज विचार है। यह पलक झपकते ही यहां से हजारों मील दूर पहुंच सकता है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल सही जवाब। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? लोगों ने कहा, शहद, गन्ना, मिश्री। बीरबल ने सबको गलत बताया। वही किसान फिर बोला, हुजूर, दुनिया की सबसे मीठी चीज इंसान की जुबान है। अगर मीठी बोले तो शहद से भी ज्यादा मिठास घोल दे, और अगर कड़वी बोले तो जहर से भी ज्यादा घातक हो जाए। बीरबल ने उसकी प्रशंसा की। अद्भुत, तुम्हारा जवाब भी सही है। अब बारी थी तीसरे और आखिरी सवाल की। पूरा चौक शांत हो गया। बीरबल ने अपनी जगह से उठकर गंभीर स्वर में कहा, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल यह है, आगरा शहर में इस वक्त कितने कौवे हैं? यह सवाल सुनकर सब चकरा गए। यह कैसा सवाल था? इसका जवाब कौन दे सकता है? हकीमुल्लाह मन ही मन हंसा।
उसे लगा कि अब बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बीरबल ने हकीमुल्लाह की ओर देखा और कहा, वजीर आला, आप तो सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से हैं। क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हकीमुल्लाह ने ताना मारते हुए कहा, यह एक मूर्खतापूर्ण सवाल है राजा बीरबल। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। बीरबल मुस्कुराए और उसी किसान की ओर इशारा किया। किसान थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, हुजूर, इस सवाल का जवाब मेरे पास है। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। किसान ने कहा, हुजूर, इस वक्त आगरा शहर में ठीक 99,999 कौवे हैं। बीरबल ने पूछा, तुम्हें इतना सटीक कैसे पता? किसान ने जवाब दिया, आप चाहें तो गिनती करवा सकते हैं। अगर ज्यादा निकले तो समझिएगा कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर से आए हुए हैं, और अगर कम निकले तो समझिएगा कि हमारे शहर के कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों के यहां बाहर गए हुए हैं। यह जवाब सुनकर पूरा चौक ठहाकों से गूंज उठा। अकबर, जो भेष बदलकर खड़े थे, अपनी हंसी नहीं रोक पाए। यह जवाब तर्क से परे था, लेकिन इसे गलत भी साबित नहीं किया जा सकता था। बीरबल ने खड़े होकर ऐलान किया, इस बुद्धिमान व्यक्ति ने मेरे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। यह 100 अशर्फियों का हकदार है। उन्होंने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली उस किसान को दी। अध्याय 5, असली चेहरे का अनावरण। जैसे ही किसान ने थैली ली, हकीमुल्लाह चिल्लाया, रुको, यह धोखा है। राजा बीरबल, यह 100 अशर्फिया कहां से आई? कहीं यह वही अशर्फिया तो नहीं जो शाही खजाने से गायब हुई थी? यह हकीमुल्लाह का आखिरी दांव था। वह बीरबल को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। बीरबल शांत रहे। उन्होंने अकबर की ओर देखा, जो अब अपना भेष उतारकर सामने आ चुके थे। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, अब इस नाटक का आखिरी पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। उन्होंने उस किसान से कहा, अब तुम अपनी असली पहचान बताओ। उस किसान ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वह कोई और नहीं बल्कि बीरबल का एक वफादार जासूस था। फिर बीरबल ने अशर्फियों की थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहां पनाह, यह कोई साधारण थैली नहीं है। उन्होंने थैली को उल्टा किया। उसमें से अशर्फिया नहीं बल्कि मिट्टी की गोलियां निकली, जिन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहां पनाह, मुझे पता था कि खजाने से कोई चोरी नहीं हुई है। यह केवल मुझे फंसाने की एक साजिश है। 100 अशर्फिया कमाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं चोर बनकर नहीं बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करके यहां खड़ा होना चाहता था। इसलिए मैंने यह नाटक रचा। उन्होंने हकीमुल्लाह की ओर उंगली उठाते हुए कहा, मैं जानता था कि साजिश का सरगना वही व्यक्ति होगा जिसे मेरी हर गतिविधि पर नजर रखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी। यह सवालों का खेल असल में उस चूहे को पकड़ने का एक जाल था जो खुद बिल से बाहर निकलेगा, और वजीर आला ने वही किया। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाकर खुद को बेनकाब कर दिया। फिर बीरबल ने अपने जासूस को इशारा किया। जासूस ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मेरे पास इस बात का सबूत है कि खजाने के मुंशी दौलत राम ने वजीर आला के कहने पर ही हिसाब में गड़बड़ी की थी। दौलत राम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और वह शाही गवाह बनने को तैयार है। उसने आगे बताया, इतना ही नहीं, आपका प्रिय घोड़ा बादल भी इफ्तिखार खान के आदमियों ने ही छिपाया था ताकि राजा बीरबल की काबिलियत पर शक पैदा किया जा सके। हमारे पास उन आदमियों के कबूलनामे भी हैं। सबूत अकाट्य थे। मिर्जा हकीमुल्लाह और इफ्तिखार खान के चेहरे सफेद पड़ गए।
उनकी साजिश का हर धागा खुल चुका था। वे भागने की कोशिश करते, उससे पहले ही सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनका वजीर आला, जिस पर वे भरोसा करते थे, इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। लेकिन उन्हें इस बात का भी गहरा दुख था कि उन्होंने एक पल के लिए ही सही बीरबल पर शक